गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी के एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा के लिए क्लासेज है और एग्जामिनेशन आप लोगों की प्रस्तावित कर दी गई है जनवरी के महीना में 21 जनवरी को। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेशन को देखेंगे क्योंकि हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है और ये क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मोहम्मद घोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है आपको बख्तियार खिलजी जो थे ये मोहम्मद घोरी के क्या थे, तो ये दास थे, ये दास थे, ये गुलाम थे। ये मोहम्मद घोरी के दास थे, ये गुलाम थे। और इन्होंने कहाँ पर, तो ये इन्होंने कहाँ पर आपको जो है विजय प्राप्त किया, तो बंगाल और बिहार पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बख्तियार खिलजी वही हैं जिन्होंने औदंतपुरी में, ठीक है, उसके बाद नालंदा में, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, ये सारे विश्वविद्यालय हैं उसका विध्वंस किया था। तो आपसे अगर पूछेगा कि ओदंतपुरी हो गया, कौन सा, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, इन सारे विश्वविद्यालय का विध्वंस किनके द्वारा किया गया, सॉरी किसके द्वारा किया गया है, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आप कहेंगे तो ये जो है दिल्ली डायनेस्टी में आप जानते हैं कि 1206 से लेकर 1290 तक के बीच में ये आपको जो है गुलाम वंश में आप जानते हैं कि ऐबक वंश जो है आपको रहे, गुलाम वंश में मामलुक वंश जिसको कहते हैं उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये आपको 1206 से लेके 1290 तक रहे। अब इसमें जो है 1206 से लेके 1210 तक में इनका टाइम पीरियड रहा, 1206 से 1210 तक में कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहा। और इसमें आप जानते हैं कि ये आपको इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, इनके द्वारा जो है इनको इनको पील बख्श, इनको लाख बख्श कहा गया। और ये चौगान खेलते खेलते 1210 में इनकी मृत्यु होगी, एक्सीडेंटल डेथ था। या इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम कहा गया, गोरी का, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। ये ऐबक के भी गुलाम थे, गोरी के भी गुलाम थे। ये जो है चालीसा दल के अकेले जाने जाते हैं। रजिया सुल्तान के पिता थे ये। इन पहली महिला शासिका जो बनी रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है, तो हम सभी जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रथम मुस्लिम विजेता आपको बख्तियार खिलजी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कराई। मतलब सबसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कराने वाले कौन रहे, तो ये आपको इल्तुतमिश रहे। कौन रहे, तो इल्तुतमिश रहे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं था। उसने नियामते खुदाई का सिद्धांत दिया, उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, उसने तुर्काने चहलगामी को प्रारंभ किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि उसने जो है इक्तादारी नहीं शुरू किया था, तो इक्तादारी जो है गलत हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि ली। दिल्ली का कौन सा वो सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि ली, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान रहा और ये ऐबक के बाद आपको खिलजी वंश आता है और ये 1290 से लेकर 1320 तक इस वंश का टाइम पीरियड चला। 1290 से लेकर, याद रखिए कि 1290 से लेकर 1320 तक इसका टाइम पीरियड चला और इसको सिकंदर सुल्तान की उपाधि दी गई। इस खिलजी वंश के संस्थापक हैं फिरोज शाह खिलजी। इसमें आप ध्यान रखिए इनके पिता का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और ये जो है आपको खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इसके बाद आपको कौन आते हैं, तो आपको सेकंड मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी याद रखिएगा, फिरोज शाह नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिए कि अगर संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन, याद रखिए जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी और इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और आप याद रखेंगे ये शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक में देखे जाते हैं। आपको अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक में देखे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए
किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई पर आधा राजस्व रूप में, मतलब जमीन में जो फसल की नपाई होती थी उस पर आधा राजस्व यही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ले लिया जाता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें हम एक्सप्लेन उसको नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चनों में उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि निम्न मुसलमान बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। मूल्य नियंत्रण पद्धति सेम ही है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति जो था इसने ही लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया था। तो इस टाइम का जो भी आपको दिख रहा है ऐसा, ये सारा काम कौन करेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी करेगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन रहा। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन रहा, इसका करेक्ट आंसर अगर हम बताएं तो अलाउद्दीन खिलजी रहा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही रहा। ठीक है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। काकतीय सेना ने किसकी सेना को निम्न में से परास्त किया, तो आप जानते हैं कि ये भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखने से पहले देखेंगे बिहार दरोगा बैच 299 में आप सभी के लिए लाया गया है 299 रुपये में, लीजिए। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस, और जो है आपको विथ होमवर्क सीरीज, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाले थे ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके बाद आपको आ जाता है तुगलक वंश आ जाता है, 1320 से 1412 तक चला। कौन सा, तो 1320 से लेकर याद रखिए 1320 से 1412 तक चला, 1412 तक चला। और इसी में आप याद रखोगे कि यहाँ पर आपको संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, बेसिकली ज्यादातर संस्थापक पूछा जाएगा, तो आप शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी याद रखेंगे, गयासउद्दीन तुगलक। क्या याद रखेंगे कि गयासउद्दीन तुगलक, गयासउद्दीन तुगलक। गयासउद्दीन तुगलक जो है आपको ये तुगलक वंश का संस्थापक था, इस बात को याद में रखेंगे। और जो है आपको सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला पहला शासक कौन बना, तो आपको एमबीटी बना, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1325 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1351 तक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आप सभी लोग फटाफट से बताइएगा, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, तुगलक लाएंगे। कौन लाएंगे, तुगलक ही लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजवंश आया। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजवंश आया, इसका फटाफट से आंसर आप सभी को बताना है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन आया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन आया, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है लोधी वंश का शासनकाल आया था। लोधी किसका आया, तो लोधी वंश का शासनकाल आया था। किसका आया, तो लोधी, याद रखेंगे कि लोधी वंश का शासन आया। किसका आएगा, तो लोधी वंश का शासन आएगा। और इसका टाइम पीरियड 1400, जैसे ही हम सैयद लोधी में इस मतलब तुगलक वंश को खत्म करेंगे तो 1414 से लेकर 1451 तक का टाइम पीरियड हो जाएगा। 1414 से लेकर 1451 तक का टाइम पीरियड हो जाएगा। और ये हो गया आपका लोधी वंश। लोधी वंश कौन सा हो जाएगा, तो लोधी वंश या सैयद वंश, तो याद रखिए सैयद वंश। ठीक है, चलिए तो सैयद वंश का टाइम पीरियड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो एक नगर बसाने वाले कौन से रहे, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया है। कब बसाया, आप लोग मुझे ईस्वी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये ईस्वी आप सभी को पता होगा कि किसने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हो जाएगी, तो 1326 एडी में, 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आए थे, तो 1498 में वास्को डिगामा कालीकट नामक जगह पर आए। कहां पर, कालीकट नामक जगह पर, जो आपको कहां पड़ता है, केरल। इनका स्वागत किन्होंने किया, तो जमूरिन वहां के राजा थे। कौन थे, तो जमूरिन वहां के राजा थे। इन्होंने स्वागत किया, वास्को डिगामा आते हैं। और भारत में आने के बाद इन्हें क्या मिला, भारत में आने के बाद इन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मसाले मिले, जिसमें काली मिर्च बहुत स्पेशल था। और इसके बाद
बाद ये यहाँ से जाकर देखते हैं कि यहाँ जिस मसाले को खरीदते हैं वहाँ पर 8 गुना 20 गुना रेट में ऐसे बिक रहा है, तो ये इसीलिए बाद में मसाले यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब भारत से निष्कासित किया गया था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? तो चाइल्ड जो था ये बहुत रोते रहता था, सर जॉन चाइल्ड, और इसको भारत ने मतलब औरंगजेब ने रोने के कारण भारत निष्कासित, मतलब याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर बना? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर आपसे पूछे तो आप याद रखोगे मुर्शिद कुली खां। कौन बनेंगे? मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर बनेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाने वाले कौन थे? मीर कासिम। याद रखेंगे कौन थे? मीर कासिम। मुंगेर में कौन सी फैक्ट्री है? सिगरेट फैक्ट्री है, याद रखेंगे। बंदूक फैक्ट्री हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया? तो ये डिंडीगुल मैसूर में हैदर अली जो थे इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार बनवाया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे? तो ए लगाएंगे, सॉरी बी लगाएंगे, हैदर अली। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उससे पहले देखोगे कि बिहार दरोगा 299 में आप सभी के लिए बैचेज है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, देरी नहीं करे बिल्कुल, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाए और फटाफट से पहुंचाए। ठीक है, और इसमें ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्ड क्लास, 20,000 क्वेश्चन विथ होमवर्क सीरीज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई उस समय तो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता में क्या थे उस टाइम? तो गवर्नर थे एशियाटिक सोसाइटी के समय, याद रखोगे। ठीक है, चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको गाजीपुर में इसकी कब्र है, याद रखें। कहाँ पर? तो गाजीपुर में इसकी कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? मतलब दास यानी स्लैब जो दासों को ले जाया जाता था उसको 1789 में रोक दिया गया, इस बात को ध्यान में रखोगे। दास प्रथा थी ना जो लोगों को बेच देना काम के लिए, तो उस पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? तो सतारा है। कौन सा? सतारा है, याद रखिएगा। 1848 में सतारा को व्यक्तिगत किया गया। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा कि मतलब उसके बाद आपको जैतपुर और संभलपुर आप याद रखोगे 1849 में। जैतपुर और संभलपुर 1849 में, और झांसी याद रखेंगे आप 1853 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा कि वो आपको जेम्स आउटरम था। कौन था? जेम्स आउटरम था उस वक्त। कौन था? जेम्स आउटरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अफगानिस्तान के प्रति एक जोशमरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन बना? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आप दोगे तो ये हो जाएगा आपको लीटन हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? लीटन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऐसी कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे भाई, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 में आया था। 1773 में आया था। तो आपको पहला ही ऑप्शन गलत नहीं लगा? क्या आपको पहला ऑप्शन गलत लगा या नहीं लगा? रेगुलेटिंग एक्ट आपको किसके टाइम आया था? तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद लॉर्ड एलन बैरो सिंह विजय और लॉर्ड डलहौजी प्रथम। ये आपको ए लगता है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में होगी? 29 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो लॉर्ड कर्जन जो है इसके टाइम, विलियम बेंटिक के टाइम सती प्रथा, महिलाओं के लिए एजुकेशन, महिला विकास पर बात की गई, महिला शिक्षा पर बात की गई। किस पर? तो याद रखो कि महिला शिक्षा पर बात की गई, महिला शिक्षा पर। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय बना? ऐसा कौन यहूदी था जो एकमात्र वायसराय बना? तो 30 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। यहूदी में रीड करना, मतलब आप रीड करो यहूदी के बारे में, तो डी याद रखेंगे, रीडिंग। इस तरीके से थोड़ा सा ये दिमाग लगा के इसको याद करना है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए 299 में कोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली जुड़े, देरी नहीं करें। आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट हैं, टॉपिक वाइज, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस एमसीक्यू है, तो जुड़े और देरी नहीं करें। बिहार दरोगा का भी सेम है, 299 में है, 99 में आप सभी के लिए बीएसएससी एग्जाम, बिहार दरोगा और जीके जीएस का नोट्स है, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ रहा है आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों की योजक कड़ी है? तो ये जो है आपको सरीसृप और पक्षी की योजक कड़ी है। सरीसृप और पक्षी की कौन सी? तो ये बिटवीन एक दूसरे के कनेक्टिंग कड़ीज हैं, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में जान लिया है, ज्ञात कर लिया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने वाले जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक तो अभी तक कीटों की संख्या होगी ना, सबसे ज्यादा कीट होते हैं जो है आपको, इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते कि कौन से कीट किस बिरादरी के आते हैं, इतने ज्यादा कीट आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आएगा, जो उड़ता है? तो हम जानते हैं कि बैट जो है, चमगादड़, ये उड़ता है और ये पक्षी वर्ग में नहीं आता, ठीक है। नीलगाय निम्नलिखित में से कुल में आती है, मतलब नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आएगी? ये जो गाय है ये हिरण के कुल में आएगी ना। ये आप 34 का करेक्ट आंसर डी लगाएंगे कि ये जो है आपको हिरण के कुल में आएगी, ये आपको हिरण के कुल में आएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, ये आपको हिरण के कुल में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए कि नीलगाय भारत में जो है पाई जाने वाली, नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति में आती है। उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरण के श्रृंखला में नीलगाय के सिंग हो। तो अब बेसिकली अब सिंपल सा आप याद रखिएगा कि हिरण का जो श्रृंखला होगा वो नीलगाय का सीरीज, नीलगाय की श्रेणी में, हम उसको कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो हम ऐसा लगा सकते हैं निशान। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या मच्छर? ऐसा कौन सा है जिसका जो है रक्त एकदम से सफेद होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर देंगे तो इसका आप याद रखिए कि तिलचट्टा, कॉकरोच का रक्त लाल नहीं होता, ये सफेद होता है, सफेद। कैसा हो जाएगा? सफेद। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य के, याद रखिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ब्लड होगा? कितना लीटर ब्लड होगा, ठीक है। और स्वस्थ महिला का भी बताइए आप मुझे, स्वस्थ महिला के शरीर में कितना होगा और स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितना होगा? स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितना लीटर ब्लड होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ब्लड का जो स्टडी हो जाएगा, ब्लड का स्टडी, उसको आप क्या कहोगे? ये आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, 4 क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप मुझे एक और क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे कि स्टडी जो आप जो है हड्डी के अध्ययन को क्या कहेंगे? हड्डी यानी कि बोन्स के अध्ययन को क्या कहोगे? बोन्स के अध्ययन को क्या कहोगे? बोन के अध्ययन को क्या कहोगे? चलिए, करेक्ट आंसर आप लोग इसका देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कि ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं होता, रंगहीन होता। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और उसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। तो अगर तिलचट्टा ऑप्शन में ना रह के कॉकरोच रहे तो वहां भी आप मारोगे कॉकरोच, ठीक है। चलिए, कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की, यानी ट्यूब जो होते हैं कि एक प्रणाली के माध्यम से
कोशिका एक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है और उनका रक्त रंगीन या सफेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कॉकरोच थे, नहीं थे। अगर कॉकरोच होते तो हम कॉकरोच को भी लेके चलते। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी आंत में जंग का, तो मोलाक याद रखोगे, जो अपने आंत में जल का संग्रह करता है। ठीक है, चलिए, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। उनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है, अतः ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिसके कई दिनों तक वो आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आंत की बात करें, अच्छा इसका ऊंट हो जाएगा। ठीक है, मोलाक नहीं, ऊंट याद रखेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऊंट हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऊंट होगा। निम्न अधोमुखी उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, मतलब कौन सी ऐसी है जो रूपांतरित जड़ है, तो शकरकंद, स्वीट पोटैटो जो है ये एक रूपांतरित मतलब जड़ है। ठीक है, चलिए, शकरकंद जो है कुल एक वर्षीय पौधा है, पर अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय यह व्यवहार करता है। अब जैसे कि यह एक स्वपुष्पक पौधा है, इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। ठीक है, चलिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, क्या होंगे? 38 का करेक्ट आंसर देंगे कि क्या हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर सहजीवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो सहजीवी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठे जो पाए जाते हैं वो विशेष जीवाणु राइबोजोबियम जो सहजीवी का जीवन यापन करते हैं, जहां एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे का उपलब्ध कराते, वहीं दूसरी ओर से फलीदार पौधे द्वारा इन्हें आवास भोजन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। निम्न में से कौन एक फल है? इसमें से एक फल का नाम आप मुझे बताओ। 39 का करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा भिंडी। भिंडी एक फल है। भिंडी एक क्या है? तो फल है, याद रखिएगा, भिंडी एक फल है। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वनस्पतिक आपको कह सकते हैं एल्बोमोस्कस जो है, और इसका फल कैप्सूल के प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसको फल माना जाता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित क्या करता है? ये आपको सल्फेनिक एसिड जो है ये निकलता है, इससे सल्फेनिक एसिड निकलता है और इसके कारण ये क्या होता है? तो इसके कारण आप याद रखोगे कि प्याज जैसे ही निकलता है तो आपकी आंखों से आंसू शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के छिलके कटने के बाद इसमें से एक एंजाइम बाहर आता है, निष्कासित होता है, और जिसके कारण ये जो है आपको क्या करेगा? तो आपके आंखों से आंसू आने लगेगा। ये देख रहे हैं सल्फेनिक अम्ल, ये आप देख लो सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल के कारण ये क्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दरोगा 299 में हमने अभी देखा है। ठीक है, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? मतलब जीवन चक्र के कौन से फेज में वो ऐसा करता है? तो वो आपको जो है कोशिका यानी पुपा जिसको आप कहते हो, कोशिका के कोशित क्षेत्र में, कोशिका नहीं कोशित क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मलेरिया निदान हेतु आर्टियर नाम की औषधि होती है। मलेरिया के निदान हेतु आर्टियर नाम की औषधि का क्या प्रयोग होता है? तो ये आपको बीजीय पादप से होता है। किससे? तो बीजीय पादप से ये होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, मलेरिया निदान हेतु आर्टियर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेबिन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान हेतु होती है, प्रयुक्त की जाती है। धातुत्व की मलेरिया आपसे प्लाज्मोडिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एन्फिलीज मच्छर होता है। तो आपके इससे दो क्वेश्चन बने, पहला कि मलेरिया कैसे होता है? तो मादा एन्फिलीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होगी। इसके निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि का आप उपयोग करोगे। ठीक है, आपसे सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और जिस कृत्रिम औषधि इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित करता है वो क्या है? मतलब वो क्या है जो कृत्रिम औषधि इसको उत्पादित करता है? 43 का करेक्ट आंसर हम क्या दे देंगे? तो हम देंगे क्लोरोक्विन। क्या देंगे? क्लोरोक्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोक्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं,
देखिए कुनैन नामक, आप ये सिंपल है वही क्लोरोक्विन से। चलिए निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने उत्पाद नहीं करते? निम्न रेशे में से कौन जो है आपके पौधे के तने को उत्पाद नहीं करते? इसका करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग कि निम्न रेशे में से कौन जो है पौधे के तने के उत्पाद को नहीं करते। करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निम्न में से कौन जो है पौधे के तने के उत्पाद को नहीं करते। 44 का करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कपास जो है ये तना के उत्पाद को नहीं करते। करेक्ट आंसर आपको डी हो गया। ठीक है, चलिए तो कपास जो है पटसन जूट के तनों की रेटिंग रेशा प्राप्त करता है, जबकि कपास को फलों में बीज में ऐसा इसको देखा जाता है जीवारोपण द्वारा। आपसे लैंग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहाँ? लैंग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो ये आपसे पूछा है लेग्यूम मूल ग्रंथि में लैंग हीमोग्लोबिन पाई जाएगी। ठीक है, चलिए लैंग्यूम हीमोग्लोबिन मतलब लैंग हीमोग्लोबिन लैंग्यूम में पाई जाती है और यह बेसिकली कुल पौधों के जैसे अलास्पा सोयाबीन इस समय पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय के पादप अधिकतर होते हैं कहाँ? मरुस्थलीय के पादप अधिकतर कहाँ होते हैं? 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे कि मरुस्थलीय के पादप अधिकतर कहाँ हो जाएंगे? तो ये आपको मासल में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? तो मासल में हो जाएंगे। तो मरुस्थलीय में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग को जल संचित रखने के लिए अधिकतर मांसल स्थूल होते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे आवश्यकताएं होती है वह अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पहुंचेंगे, मतलब कहाँ किस माध्यम से पाए जाएंगे? तो 48 का करेक्ट आंसर देंगे आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ का जो रूट्स होता है, रूट्स हेयर, उसमें। ठीक है, कि पौधे के अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करना जड़ों के बाल कहलाते हैं। और एक प्रकार की पतली भित्ति द्वारा एक कोशिकीय संरचनाएं होती है जो जड़ों के बाहरी भाग एपिमिडिस से निकलती है। ठीक है, मतलब एपिमिडिस से निकली होती है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? आप देखिए कि सहजीवी, ये देखिए ऐसे है। ठीक है, सहजीवी उपभोक्ता इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कि सहजीवी उत्पादक है, बिल्कुल है। परजीवी उपभोक्ता है, बिल्कुल है। मृतजोपी विमंदक है, बिल्कुल है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी है, ये प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक हो जाएगा, ना कि ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि उत्पादक आपको सहजीवी होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विमबंधक मृत जो भी होते हैं, जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। और तृणभक्षी उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। मैंने अभी बोला था सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी हो जाएंगे। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है, क्यों? क्योंकि बर्फ का मतलब झील का ऊपर वाला भाग जमता है और नीचे वाला भाग नहीं जमता। अब ऑप्शन के साथ चलते हैं कि मछलियां उष्ण रक्त बल वाली जीव होती है, गलत है। मछलियां बर्फ में शीत निंदा में, गलत है। तलों के निकट पानी नहीं जमा होता है, बर्फ उष्मा का, बिल्कुल सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि तल के निकट जो है पानी जमा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या लेके जाएंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम जो है सी लेकर जाएंगे। अब देखिए कि सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियां जम जाती है, परंतु इस दशा में झील या नदी का केवल ऊपरी परत जमता है। मानिए कि ये झील है और इस झील का हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट, ये झील है और झील का ये पानी वाला रेंज है। ठीक है, ये पानी वाला आपका रेंज है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप समझो कि इस एरिया में बर्फ आ गया, इस एरिया में बर्फ है, ये ऊपर में बर्फ जम गया, यहाँ पर बर्फ जम गया, तो मतलब ऊपर वाले रेंज में अगर बर्फ जम गया तो क्या नीचे बर्फ जमेगा? ऊपर में अगर बर्फ जम गया तो नीचे तो पानी ही रहेगा। ये नीचे वाला जो रेंज है ये पानी ही रहेगा। तो यही कह रहा है कि ऊपरी परत के ही जमती है, ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में विद्यमान रहते, इसलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झील में जीवित रह पाते हैं। तो इसका समझ में आप सभी को आया। तो आज का 50 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। बाकी एक बार आप सभी लोग देख लो 299 में दरोगा
का बैचेज है आप सभी के लिए। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज प्रिंटेबल बोर्ड पीडीएफ लाइव रिकॉर्ड क्लास 20,000 प्लस क्वेश्चन है, तो जुड़े, देरी नहीं करें। सेम आप देखें कि बिहार कार्यालय परिचारी के लिए, दरोगा के लिए भी है 299 में ही ये भी बैच है आप सभी के लिए। यहाँ भी आपको ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस होमवर्क, मतलब होमवर्क सीरीज है, क्वेश्चन है, तो जुड़े। बीएसएससी एग्जाम के लिए 99 में 20,000 क्वेश्चन है, बिहार दरोगा के लिए 99 में 20,000 क्वेश्चन है, और जीके जीएस के लिए 20,000 क्वेश्चन है 99 में। ये देख सकते हैं आप 99 में आप सभी के लिए कराए गए हैं। ये 99 में यहाँ पर आप देख लो, तो 99 में आप सभी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस सभी के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो डेफिनेटली जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, अपने दोस्तों को जुड़ाएं, ठीक है। वापस से हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।